हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 क्लियरिंग सेटलमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट 2 बना रहे हैं। तो देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने डिपॉजिटरी तक कंप्लीट कर लिया था, जो भी बेसिक था वो हमने पढ़ लिया था डिपॉजिटरी तक। आज की इस वीडियो में कहाँ से पढ़ेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स इन द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस। तो ये हमें पढ़ना है कि स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो इसे पढ़ना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो अब देखो पढ़ेंगे हम व्हाट आर द स्टेप। तो देखो क्या दिया है इसमें, वाइल एनएससी प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग टू इट्स ट्रेडिंग मेंबर, द नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSCCL determines the fund security obligation of the trading members and ensure that trading members meet their obligations. NSCCL become the legal counterparty to the net settlement obligations of every member. This principle is called novation, and NSCCL is obligated to meet all settlement obligations regardless of member defaults without any discretion. Once a member fails on any obligation, NSCCL immediately cuts off trading and initiates रिकवरी। तो देखो NSCCL के बारे में यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, और जो हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसके बारे में सेटलमेंट करता है अपनी ट्रेड से रिलेटेड। तो उसमें किस किस का रोल होता है। तो देखो, हमारी NSC क्या करती है, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो भी उसके ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, ताकि वो क्या कर सके, ट्रेड कर सकें। तो NSC क्या कर रही है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। और नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NSCCL क्या करती है, जो भी हमारे फंड ऑब्लिगेशंस है, फंड और सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन, उन सबको क्या कराते हैं, फुलफिल करवाते हैं हमारे ट्रेडिंग मेंबर्स से। यानी कि NSCCL क्या करती है, ये इंश्योर करती है कि ट्रेडिंग मेंबर्स जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करें। यानी कि अब जो ट्रेडिंग मेंबर है, अगर वो सिक्योरिटीज़ खरीद रहा है तो उसे पैसा देना पड़ेगा। तो उसकी ऑब्लिगेशन क्या हो गई कि उसे पैसा, अपनी पेमेंट जो है वो करे। और जो बेच रहा है उसकी ऑब्लिगेशन क्या हो गई कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ टाइम पर पहुंचा दे। तो NSCCL क्या है, ये और सारी ऑब्लिगेशंस का ध्यान रखती है कि सभी लोग अपना काम क्या है, टाइम पे करें और सही तरीके से करें। तो NSC हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और NSCCL क्या करती है, हमें ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने में इंश्योर करवाती है। आगे दिया है क्या कि जो NSCCL है वो हमारे एक लीगल काउंटर पार्टी की तरह भी क्या करती है, हमारे लिए परफॉर्म करती है। जैसे कि ये एक इन्वेस्टर है और ये दूसरा इन्वेस्टर है और आपस में ट्रेडिंग चल रही है। तो जो NSCCL है ये बीच में क्या है, काउंटर पार्टी की तरह काम करेगी कि दोनों से ही क्या है, सही तरीके से दोनों पार्टियाँ काम करें। तो उसके लिए बीच में कौन होता है, हमारी NSCCL होती है। और NSCCL हमारी जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी हमारी सेटलमेंट से रिलेटेड, जो भी हमारी ट्रेड से रिलेटेड सेटलमेंट्स और ट्रेडिंग से रिलेटेड ऑब्लिगेशंस हैं, उन सभी को फुलफिल करवाती है। तो अब देखो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, व्हाट इज क्लियरिंग प्रोसेस। तो अब ये क्लियरिंग प्रोसेस होता क्या है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है, तो इसे पढ़ते हैं। इसमें दिया है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशंस। NSCCL determines what counterparty owe and what counterparties are due to receive on the settlement date. The NSCCL interposes itself as a central counterparty between the counterparties to trade and net the position, so that a member has security-wise net obligation to receive a delivery or security and has to either pay or receive funds. At the end of each trading day, concluded or logged in trades are received from NSC by NSCCL. NSCCL determines the cumulative obligation of each member and electronically transfer the data to clearing member CMs. This implies that all trades concluded during a particular trading period are settled together. A multilateral netting procedure is adopted to determine the net settlement obligation delivery receipt position of CMs. NSCCL then allocates or assigns delivery of security that enters say the member to arrive at the delivery and receipt obligation of the fund and security by each member. तो देखो ये क्लियरिंग प्रोसेस जो है, इसमें पूरा हमें बताया है। क्या दिया है, क्लियरिंग प्रोसेस होता क्या है, यानी कि जब भी हम ट्रेड करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ में, अपने ऑर्डर जो हम प्लेस करते हैं उनमें जब ट्रेडिंग होती है, तो उसका जो क्लियरिंग प्रोसेस है उसमें होता क्या है। तो देखो इसे इरेज करते हैं। देखो क्या बोला है इसमें कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो हमारा NSCCL है वो क्या करता है, देखो हमारा जो NSCCL है वो क्या डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है एज अ काउंटर पार्टी। अगर मैं आपको पूरा ओवरऑल इस पूरे पैराग्राफ के बारे में अगर पूरा समझाऊँ कि इसमें बोला क्या है, तो मैं एक ही बारे में समझाती हूँ, ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। देखो ये हमारा थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, देखो ये हमारा NSCCL, ठीक है। अब ये हमारा एक इन्वेस्टर है जो ट्रेडिंग कर रहा है, और ये हमारा दूसरा इन्वेस्टर है जो ट्रेडिंग कर रहा है। ये कुछ खरीद रहा होगा
ये कुछ बेच रहा होगा। तो अब इन दोनों के बीच में से काउंटर पार्टी कौन परफॉर्म कर रहा है? NSCCL, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो NSCCL ये काउंटर पार्टी बन के करता क्या है? तो काउंटर पार्टी बन के ये हमारे लिए ही फायदेमंद है। कैसे कि काउंटर पार्टी जब ये बनता है तो ये यहाँ पे क्या करता है, सेंट्रल काउंटर पार्टी की तरह बिहेव करता है और यहाँ पे चेक करता है कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि ये वाला इन्वेस्टर अगर कुछ दे रहा है, जैसे कि समझ लो ये सिक्योरिटीज़ बेच रहा है, तो ऐसा ना हो कि कुछ टाइम के बाद जो दूसरा इन्वेस्टर है उसके पास में सिक्योरिटी जानी हो और ये क्या कर दे, मना कर दे कि मैंने सिक्योरिटी बेच रहा। तो NSCCL क्या है, फिर यहाँ पे अपनी ऑब्लिगेशंस को यहाँ पे फुलफिल करवाता है। ठीक है, तो NSCCL क्या करता है, कैसा काउंटर पार्टी यहाँ पे सेंट्रल काउंटर पार्टी की तरह बिहेव करता है। और एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग डे जो भी हमारी ट्रेड्स होती हैं, जो भी हमारे लॉक्ड इन ट्रेड्स होती हैं, वो हमारी NSC को रिसीव हो जाती हैं बाय NSCCL। यानी कि हमने ट्रेड यहाँ पे परफॉर्म करी तो NSE के पास क्या है, हमारी ट्रेड्स जाती हैं। तो वो किसके थ्रू जाती हैं? वो जाती हैं NSCCL के थ्रू। हमारी ट्रेड्स कहाँ चली जाती हैं? NSE के पास। हमने अपनी सिक्योरिटीज़ बेची, हमने अपनी सिक्योरिटीज़ बेची तो हमारी सिक्योरिटीज़ NSCCL के थ्रू कहाँ चली गई? हमारी NSE के पास। और उसके बाद हमारी जो फर्दर ट्रेड्स हैं वो आगे परफॉर्म हो जाती हैं। और ट्रांसफ़र, अच्छा ठीक है, जो हमारा डेटा भी जो है, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सारे ट्रांसफ़र, जो भी हमारा डेटा है वो सारे इलेक्ट्रॉनिकली है। हमारा डेटा क्या है, क्लियरिंग मेंबर्स को पहुंच जाता है थ्रू NSCCL। यानी कि हम यहाँ पे जो ऑब्लिगेशंस है वो भी फुलफिल कराता है NSCCL, और जो हमारी ट्रेडिंग है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली, इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेड हो जाती है। ठीक है, अब देखो अगर हम आगे बात करें तो क्या दिया है, व्हाट इज़ अ सेटलमेंट प्रोसेस। सेटलमेंट प्रोसेस क्या होता है? सो द सेटलमेंट प्रोसेस बिगिंस एज सून एज मेंबर ऑब्लिगेशंस आर डिटरमाइंड थ्रू द क्लियरिंग प्रोसेस। द क्लियरिंग बैंक्स एंड डिपॉजिटरीज प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंटरफेस बिटवीन द कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर्स हु क्लियर for the trading member or their own transaction for settlement of funds, securities, obligation of trading members. The clearing corporation provides a major link between the clearing bank, clearing member and the depositories. The link ensure actual movement of funds and securities on the prescribed pay in and payout day. The core process involved in the settlement process are, देखो सेटलमेंट प्रोसेस क्या होता है कि किस तरह से हम अपने ट्रेड को सेटल कर रहे हैं। यानी कि हमने अपने ट्रेडिंग का एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद अब जो तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कब पैसा देना है, कब पैसा आना है, कब सिक्योरिटी को बेचना है, कब सिक्योरिटी को रिसीव करना है, तो ये वाला जो सेटलमेंट प्रोसेस है वो क्या क्या होता है। तो जो सेटलमेंट प्रोसेस है, बिगिन एज सून एज मेंबर ऑब्लिगेशंस आर डिटरमाइंड। यानी कि जो भी हमारे ट्रेडिंग मेंबर हैं, जब उनकी ऑब्लिगेशंस यहाँ पे क्या हो जाएंगी, परफॉर्म हो जाएंगी, तो हमारा सेटलमेंट प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, द क्लियरिंग बैंक एंड डिपॉजिटरी प्रोवाइड द नेसेसरी इंटरफेस बिटवीन कस्टोडियन एंड क्लियरिंग मेंबर। यानी कि जो हमारा क्लियरिंग बैंक होते हैं CB और जो हमारा डिपॉजिटरीज हैं, ये क्या करते हैं, ये कस्टोडियन और मतलब ये हमारा क्लियरिंग बैंक एंड डिपॉजिटरी प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द कस्टोडियन एंड क्लियरिंग मेंबर। यानी कि जो हमारा क्लियरिंग बैंक और डिपॉजिटरीज हैं, इनके बीच में यहाँ पे हमारा एक इंटरफेस होता है। 1 मिनट से इरेज करते हैं, फिर मैं आपको 1 मिनट में ही पूरा समझा दूंगी। तो देखो, जो हमारा क्लियरिंग बैंक और डिपॉजिटरीज हैं, ये क्या करता है, हमारे कस्टोडियन और क्लियरिंग मेंबर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इंटरफेस यहाँ पे, इसका क्या मतलब है कि एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लियरिंग बैंक और डिपॉजिटरी यहाँ पे कस्टोडियन और क्लियरिंग मेंबर्स को एक मैं कह सकती हूँ एक प्लेस प्रोवाइड कर रहा है जिसमें वो इजीली क्या कर सके, अपनी ट्रेडिंग को परफॉर्म कर सके। द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्रोवाइड अ मेजर लिंक बिटवीन द क्लियरिंग बैंक एंड क्लियरिंग मेंबर एंड द डिपॉजिटरीज। यानी कि जो हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, ये करता है, जो हमारा क्लियरिंग बैंक है, जो हमारे क्लियरिंग मेंबर हैं और जो हमारे डिपॉजिटरीज हैं, इन सभी के बीच में एक मेजर लिंक, यानी कि एक बहुत ही अच्छा लिंक यहाँ पे क्या करता है, कनेक्ट करता है। कौन? हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब देखो, दिस लिंक इंश्योर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फंड एंड सिक्योरिटी ऑन द प्रिस्क्राइब्ड इन पे इन एंड पे आउट डे। यानी कि अब डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग मेंबर और क्लियरिंग बैंक, इन सभी के बीच में अगर एक अच्छा लिंक रहेगा ना, तो हम क्या कर सकेंगे, हम एक इंश्योरिटी दे सकेंगे लोगों को, अश्योर हम कर सकेंगे या फिर इंश्योर हम कर सकेंगे लोगों को कि यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ फंड्स और सिक्योरिटीज़, यानी कि पैसा देना लेना या फिर सिक्योरिटीज़ का लेना देना जो है, वो प्रिस्क्राइब्ड पे इन और पे आउट डे पर सही तरीके से हो जाएगा। तो अब ये पे इन और पे आउट डे है क्या, इसे हम थोड़ा सा पढ़ा भी है, पर अब और पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक अगर होगा तो क्या होगा कि अगर आपको पे इन डे पे अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचना है या खरीदना है या कुछ भी करना है, तो आप सही तरीके से सही दिन पे सारा काम कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा, जैसे कि अगर देखो घर में मम्मी पापा भाई बहन सब लोग होते हैं, अगर सब लोग अलग अलग चलेंगे, मम्मी कहें कि मैं सुबह ना खाना बना के, सुबह का खाना मैं 3 बजे दूंगी,
और सुबह कोई खाना नहीं मिलेगा तो घर में परेशानी हो जाएगी। या फिर अगर पापा कहें कि मैं सैलरी तो लाऊंगा लेकिन 1 महीने की सैलरी जो है वो आपको अभी ना दे के वो मैं आपको दो महीने बाद दूंगा तो भी परेशानी हो जाएगी। अब भाई बहन पढ़ने से ही मना कर दें तो भी परेशानी हो जाएगी। तो सबके लिए लिंक क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा जो क्लियरिंग बैंक है, क्लियरिंग मेंबर, डिपॉजिटरी, इन सभी के बीच में जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो लिंक यहाँ पे क्रिएट करता है उसका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना, ताकि ट्रेडिंग जो है वो अच्छे से जो भी पर्टिकुलर डे है उस पर परफॉर्म हो सके। अब देखो ये पे इन ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज़ और पे आउट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज़ है क्या। देखो पढ़ते हैं पे इन ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज़। तो पे इन और मैं अगर समझाऊँ पे इन होता क्या है, पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको पूरा समझा ही दूंगी कि ये होता क्या है। तो देखो द मेंबर ब्रिंग इन देयर फंड सिक्योरिटी टू द NSCCL. They make available required security in the designated account with the depositories by the prescribed pay-in time. The depositories move the securities available in the account of member to the account of the NSCCL. Likewise, member with funds obligation make available required fund in the designated account with the clearing bank by the prescribed pay-in time. NSCCL send electronic instructions to the clearing bank to debit members' account to the extent of payment obligations. The bank process these instruction डेबिट अमाउंट ऑफ द मेंबर एंड क्रेडिट अकाउंट ऑफ द NSCCL. तो अब देखो पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ दिया, इसमें बोला क्या है। देखो पे इन ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो पे इन ऑफ फंड्स, अरे कहाँ जा रहा है यार, यही रुक गया। अब देखो पे इन अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ, मैंने वैसे पहले भी समझा रखा था आपको। पे इन क्या होता है, पैसा अंदर कब आता है, मतलब कि पैसा हमें मिलता कब है, जब हम कुछ चीज़ बेचते हैं। तो पे इन ऑफ फंड एंड सिक्योरिटी में क्या होता है, पे इन ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज़ में होता है कि जब आप अपनी सिक्योरिटीज़ को दो और पैसा लो, तो पे इन पैसा आपको मिल रहा है। इन मतलब अंदर आना होता है ना, तो इन आपको पैसा कब मिलेगा, जब आप सिक्योरिटीज़ को बेचोगे। तो पे इन ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, जो हमारा मेंबर्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं वो क्या करते हैं, एक मिनट से इरेज करते हैं पहले, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। द मेंबर ब्रिंग इन देयर फंड सिक्योरिटीज टू द NSCCL. दे मेक अवेलेबल रिक्वायर्ड सिक्योरिटी इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट, ठीक है। जो हमारे मेंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग परफॉर्म करने आता है NSCCL के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, वो अपनी सिक्योरिटीज़ को जो भी उनकी होती है, जो उनका फंड वंड होता है, उन सभी को क्या करता है, पे इन टाइम पर सभी तरीके से अपनी जो भी ट्रेडिंग चल रही है उसमें वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो डिपॉजिटरी मूव द सिक्योरिटी अवेलेबल इन द अकाउंट ऑफ द मेंबर टू द अकाउंट, ठीक है। Likewise, member with fund obligation make available required fund in a designated account with the clearing bank by prescribed pay-in time. यानी कि जो हमारा पे-इन टाइम है, पे-इन टाइम के अंदर जी ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी आपको कल देनी है और आप दे रहे हो 2 महीने बाद, तो ऐसे तो ट्रेडिंग हो नहीं पाएगी। तो जो हमारा पे-इन डे होता है, पे-इन टाइम होता है, उसके अंदर ही आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी पेमेंट है, जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ आपको डिलीवर करनी है वो आपको करनी होती हैं। और NSCCL क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या कौन सी सिक्योरिटीज़ देनी है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस क्या है हमारा क्लियरिंग बैंक को डेबिट हो जाती हैं। यानी कि जब आप ट्रेड कर रहे हो और NSCCL यहाँ पे आपके साथ है, तो क्या करोगे, जो पे-इन टाइम है, पे-इन टाइम के अंदर आप क्या करते हो, सिक्योरिटीज ट्रेड करते हो। और जो NSCCL है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस क्या करता है, क्लियरिंग बैंक को डेबिट कर देता है, यानी कि क्लियरिंग बैंक को बता देता है और इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं कि ये सिक्योरिटीज़ हैं, इतनी सिक्योरिटीज़ हैं, इतनी क्वांटिटी है, सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बता दी जाती हैं कि आपको ट्रेड परफॉर्म करनी है, तो ये करना पड़ेगा। आगे क्या है कि डेबिट मेंबर्स अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ पेमेंट obligations, एक मिनट से रेज करते हैं, obligations. The banks process these instructions debit amount of the member and credit account of the NSCCL. यानी कि जब बैंक को ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाँ ट्रेडिंग चल रही है, तो बैंक क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आई होती हैं उन्हीं को फॉलो करता है। और डेबिट अकाउंट ऑफ द मेंबर, अब ना ये वाली लाइन तो सुनी होगी कि डेबिट अकाउंट ऑफ मेंबर एंड क्रेडिट अकाउंट ऑफ, यानी कि इनकम क्रेडिट होती है और जो हमारे एक्सपेंसेस है वो सारे डेबिट होते हैं, ये तो पता ही है आप सभी लोगों को। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे अगर बैंक में पैसा आता है तो डेबिटेड लिखा आता है, और जब बैंक से पैसे कटते हैं तो क्रेडिट लिखा आता है। तो इसी तरह से जब क्या कर रहे हो आप, सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो डेबिट अकाउंट ऑफ द मेंबर एंड क्रेडिट अकाउंट ऑफ द NSCCL की जो हमारा ट्रेडिंग जो कर रहा है इंसान, वो क्या कर रहा है, वो पैसा दे रहा है, तो अकाउंट में से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मेंबर के अकाउंट से डेबिट हो रहा है, और NSCCL के अकाउंट में क्या हो रहा है, जो चीज़ है वो क्रेडिट हो रही है। क्यों, क्योंकि मेंबर हमारा क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, उसे सिक्योरिटी मिल रही है, तो पैसा दे रहा है तो यानी कि उसके अकाउंट से जो चीज़ें हैं वो डेबिट होंगी, और NSCCL को पैसा मिलेगा तो उसके अकाउंट में क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। तो ये होता है हमारा पे इन ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज़।
अब देखो पे आउट ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज क्या है, ये इसका उल्टा है। पहले में आपने पैसा दिया था, अब आपको पैसा मिलेगा। पैसा कब मिलता है? जब आप सिक्योरिटीज़ को बेचते हो। तो या तो आपको सिक्योरिटीज़ बेचनी पड़ेंगी या फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अब देखो पे आउट में क्या होता है, पे आउट ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज़। तो पे आउट ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज़ में क्या है, after processing for shortage of funds, securities and arranging for movement of funds from surplus bank to defect bank through RBI clearing, the NSCCL send electronic instructions to the depositories clearing bank to release payout of the securities fund. The depositories and the clearing debit accounts of NSCCL and credit settlement account of member. Settlement is complete upon release of payout of the fund and security to custodian member. ठीक है, ये नीचे वाला पैराग्राफ भी पढ़ ही लेते हैं। Settlement is deemed to complete upon declaration and release of payout of fund and securities. Exemption may arise because of short deliveries of securities by CMs, bad deliveries or company objections on the payout day. The detailed explanation of securities and fund settlement follow in the later section. NSCCL identifies short deliveries discussed later and conducts a buying in auction one of the day after the payout day through the NSC trading system. The delivering CM is debited by an amount equivalent to the securities not delivered and valued at a valuation price. The closing price as announced by NSC on the day previous to the day of the valuation. If the buy-in auction is more than the valuation price, the CM is required to make the good difference. And all shortage not brought in are deemed closed out at the highest price between the first day of the trading period till the day of squaring off or closing price on the auction day plus 20% whichever is higher. This amount is credited to the receiving member account on the auction payout of the day. तो देखो जो हमारा पे आउट ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज़ है, तो इसमें हमें दिया क्या है। तो देखो पे आउट ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज़ क्या है, पे इन का अपोजिट है। जैसे कि हमने पढ़ा ही था, पे इन में क्या होता है, हमें सिक्योरिटीज़, हमें पैसा पे इन कब होगा, मिलेगा कब, जब हम सिक्योरिटीज़ देंगे। पे आउट में इसका क्या होता है, उल्टा होता है। पे आउट में क्या होता है, जब हम पे आउट यानी कि हम कह सकते हैं पैसा जाएगा कब, जब हम सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे। तो पे आउट में ये वाली चीज़ चलती है। अब मैं आपको देखो ईजिली समझा भी देती हूँ। पे आउट में ज़्यादा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो इसमें है क्या कि आफ्टर प्रोसेसिंग फॉर शॉर्टेज ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज एंड अरेंजिंग फॉर मूवमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम सरप्लस बैंक। ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो, पे आउट में क्या होगा, पे आउट में मैं कह सकती हूँ आपका जो पे आउट होता है उसमें क्या होता है कि आपको अपनी सिक्योरिटीज़ अगर चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। पे आउट हो रहा है तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पे आउट ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, जो भी आपकी शॉर्टेज है आफ्टर प्रोसेसिंग। देखो पे आउट में क्या होता है, आपका पैसा जा रहा होता है और आपकी सिक्योरिटीज़ मिल रही होती हैं। तो आफ्टर प्रोसेसिंग यहाँ पे क्या दे रखा है, आफ्टर प्रोसेसिंग फॉर शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज एंड अरेंजिंग फॉर मूवमेंट ऑफ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, NSCCL क्या करती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस भेजती है। अगर मैं आपको शुरू से बताऊँ तो पे आउट क्या है, अपोजिट है बिल्कुल पे इन का। तो पे आउट में क्या होता है, जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शन मिली थी पे इन में, कि पे इन में क्या था, इंस्ट्रक्शन उन लोगों को मिली थी जिन लोगों को पैसा देना था, है ना। तो अब पे आउट में आप लोगों को पैसा देना है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे पे आउट में हम लोगों को मिलती हैं, जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं, जो इन्हें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि अब आपको क्या करना है, आपको पैसा देना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, यानी कि रिलीज पे आउट, यानी कि अब आपको पैसा पे करना है तो आपको अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो फंड्स हैं, वो आपको रिलीज यानी कि पैसा जो है वो देना पड़ेगा और सिक्योरिटीज़ आपको रिसीव करनी पड़ेंगी। तो द डिपॉजिटरी एंड क्लियरिंग बैंक डेबिट्स, ठीक है, जो यानी कि जो हमारा क्रेडिट सेटलमेंट है, जो हमारी कह सकते हैं डेबिट बैंक है, यानी क्लियरिंग बैंक जो है, जो पैसा प्रोवाइड करेंगे, तो उनसे हमें बात करनी पड़ेगी और हमें फंड पे आउट के लिए, यानी कि जो पैसा हमें देना है उसके लिए हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। तो पे इन में हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है, पैसा लेना पड़ता है, और पे आउट में हमें पैसा देना पड़ता है और सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। तो अगर आगे बात करें तो यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड वाले ये जो पैराग्राफ था इसमें दिया था, सेटलमेंट इज डीम्ड टू कंप्लीट अपॉन डिक्लेरेशन एंड रिलीज ऑन द पे आउट ऑफ फंड एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, इसमें पूरे पैराग्राफ में क्या बोला था, ये पहले वाले पैराग्राफ में एक मिनट पेन ले लेती हूँ। हाँ देखो, जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, सॉरी जो भी हमारी सेटलमेंट्स हैं, वो कब यहाँ पे हम कह सकते हैं डीम्ड हो जाती है, कब यहाँ पे पूरी तरह से डिक्लेयर हो जाती हैं, जब हमारा जो पे आउट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज़ है, ये देखो जो भी हमारी सेटलमेंट है, जब उसके पे आउट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज़ यहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो जाती है, परफॉर्म हो जाती है, यानी कि जो हमारे क्लियरिंग मेंबर्स हैं वो जब क्या कर देते हैं पूरी, एक मिनट ये क्या बन रहा है इतना गंदा, अरे इरेजर चाहिए मुझे। ठीक है, जो भी हमारे क्लियरिंग मेंबर्स हैं, जब वो क्या करता है, जब क्लियरिंग मेंबर्स हमारा सारा सब चेकआउट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, पे आउट भी हो गया, सिक्योरिटीज़ भी यहाँ पे हमारी ट्रेड हो गई हैं, तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे सेटलमेंट पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाती है। और इस सेटलमेंट डीम के बारे में अपने लेटर सेक्शंस में, यानी कि आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया था, एक मिनट,
ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया था, इसमें क्या बोला है कि देखो जब आप क्या करते हो, अब देखो जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या बोला था, मतलब इसमें बोला है हमें NSCCL जो है वो क्या करता है, हमारी शॉर्ट डिलीवरीज और जो भी हमारे कंडक्ट्स होता है उन सभी को आइडेंटिफाई करता है। इन द सेंस इसमें क्या बोला है कि जब हमारा एंड कंडक्ट्स आर बाइंग एन ऑक्शन ऑन द डे आफ्टर द पे आउट डे, जो हमारा NSCCL है पे आउट डे के अगले दिन क्या करता है, वो बाइंग एन ऑक्शन रखता है। यानी कि इसमें क्या होता है, देखो पेन ले लेती हूँ, जब हम पे आउट डे हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट किया, यानी कि हमने क्या किया, पैसे दे दिए, सिक्योरिटीज आ गई, ठीक है, हमारी ट्रेडिंग सेटल हो गई। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा NSCCL है वो क्या करता है, यहाँ पे हमारा एक बाइंग एंड ऑक्शन यहाँ पे कंडक्ट करवाता है, जिसमें क्या होता है NSC यहाँ पे ट्रेड करती है थ्रू द NSC ट्रेडिंग सिस्टम। यानी कि NSC ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू क्या होता है, हमारा एक बाइंग एंड ऑक्शन क्या है यहाँ पे कंडक्ट होता है। द डिलीवरिंग क्लियरिंग मेंबर इज डेबिटेड बाय एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द सिक्योरिटीज नॉट डिलीवर्ड एंड वैल्यूड एट द वैल्यूएशन प्राइस। यानी कि जो भी हमारे डिलीवरिंग क्लियरिंग मेंबर्स हैं, जो डिलीवरी कर रहे हैं यहाँ पे सारी सिक्योरिटीज़ की, क्लियरिंग मेंबर जो हैं वो क्या करते हैं, इज डेबिटेड बाय एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू द सिक्योरिटीज नॉट डिलीवर्ड एंड वैल्यूड एट द वैल्यूएशन प्राइस। यानी कि जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो डिलीवर नहीं हुई हैं, जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ की जो प्राइस है जो क्या हो गई है, वैल्यूएशन प्राइस के पर ही क्या चली गई है, उन सिक्योरिटीज़ को हम क्या करते हैं, अपने बाइंग एंड ऑक्शन डे में यहाँ पे ट्रेड करवाते हैं। तो इफ़ द बाइंग एंड ऑक्शन प्राइस इज़ मोर देन द वैल्यूएशन प्राइस, तो यानी कि अगर हमारा जो सिक्योरिटी जो हम ट्रेड करवा रहे हैं यहाँ पे, अगर उनकी प्राइस क्या है, बाइंग एंड ऑक्शन प्राइस ज़्यादा है उनकी वैल्यूएशन प्राइस से, तो CM इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द गुड डिफरेंस। यानी कि जो हमारा क्लियरिंग मेंबर है फिर वो यहाँ पे क्या करता है, गुड डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। At shortage is not brought and deemed close out the highest price between the first day of the trading period till the day of squaring off or closing price of the auction day plus 20% will be higher. This amount is credited to the receiving member account on the auction paid out day. जैसे कि अगर एक सिक्योरिटी 100 रुपये की है, अब इसका 20% हो जाएगा, टोटल अमाउंट 120 रुपये, यानी कि 100 रुपये पे अगर आपको 20% निकालना है तो 20/100 करके काट दोगे ना, तो 20 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि 120 रुपये। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, बाय इन ऑक्शन यहाँ पे चला रहे हो, तो जब बाय इन ऑक्शन यहाँ पे चलता है तो ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपये की चीज़ को 1 लाख में बेच दोगे, इतना अमाउंट बढ़ा दोगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप हाईएस्ट कितना जा सकते हो, 20% से ज़्यादा हायर नहीं जा सकते, 20% तक ही आप लास्ट हाईएस्ट अपनी जो है प्राइस वो हिट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बाय इन ऑक्शन भी चलता है। अब देखो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में कह सकते हैं हमें दिया है कि सेटलमेंट प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज़ इन द CM सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या है, देखो पहला है NSC, फिर NSCCL, फिर उसके बाद हमारा कस्टोडियन और क्लियरिंग मेंबर के पास में इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर उसके बाद फोर्थ कहाँ है हमारे पास, फोर्थ है हमारा क्लियरिंग बैंक, फोर्थ के बाद फिफ्थ है हमारा डिपॉजिटरीज, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ है हमारा NSCCL वापस से, फिर क्लियरिंग बैंक, फिर डिपॉजिटरी, फिर क्लियरिंग बैंक, फिर हमारा कह सकते हैं डिपॉजिटरी से कस्टोडियन, फिर क्लियरिंग बैंक से कस्टोडियन। तो अब ये है क्या, ये टेबल हमने पढ़ी तो सही, पर ये टेबल देखो यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है। अगर आपको समझ ना आया हो कि मैंने क्या क्या बोल दिया, देखो ये सारी नंबरिंग कर रखी है, 1 2 3 है ना, और ये 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये पूरी काउंटिंग करके समझा रखा है कि ये है क्या। तो देखो अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं कि है क्या, तो इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। तो पहले एक्सप्लेनेशन में पहला क्या है, ट्रेड डिटेल्स फ्रॉम एक्सचेंज टू NSCCL, यानी कि जो भी हमारी ट्रेड डिटेल्स हैं, यानी कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो डिटेल्स की तो ज़रूरत पड़ती है ना। अरे मेरे पेन आ जा मेरे पास, ठीक है, जो भी हमारी ट्रेड डिटेल्स है वो NSC से किसके पास आती है, NSCCL के पास। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट दिया है ट्रेड डिटेल्स फ्रॉम एक्सचेंज टू NSCCL, यानी कि हमारा जो एक्सचेंज है NSC से सारी डिटेल्स कहाँ जाती हैं, NSCCL के पास में जाती हैं। वैसे थोड़ी राइटिंग खराब आ रही है, पर प्लीज़ आप थोड़ा सा कॉपरेट करना। देखो सेकंड दिया है NSCCL notifies the accumulated trade details to the clearing member custodian who affirms back based on the affirmation NSCCL applies multilateral netting and dematerialized obligations। तो देखो यहाँ सेकंड क्या है, देखो जब हमें पहला तो समझ में आया कि हाँ NSC से हमारी जो डिटेल्स हैं वो कहाँ जाती हैं, NSCCL के पास जाती हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी NSCCL है, अब वो क्या करेगी, जो भी डिटेल्स आई हैं वो कस्टोडियन के पास में पहुँचा देगी। यहाँ देखो जो भी हमारी यहाँ पे ट्रेड डिटेल्स होती हैं क्लियरिंग मेंबर और कस्टोडियन की, वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वापस पहुँचा देते हैं किसके पास, हम अपना NSCCL notify the accumulated trade
डिटेल्स टू कस्टोडियन या फिर क्लियरिंग मेंबर्स, यानी कि जो भी नोटिफाइज, जो भी ट्रेड से रिलेटेड डिटेल्स आई हैं वो हम कस्टोडियन को या फिर क्लियरिंग मेंबर को प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आगे जो भी अफर्मेशंस हैं वो सारे तरीके से काम कराया जा सके। थर्ड क्या है, डाउनलोड ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड पे इन एडवाइस फंड सिक्योरिटीज़, यानी कि जो भी अब हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी हमारा पे इन एडवाइस है, वो सारी चीज़ों को हमें डाउनलोड करना पड़ता है। देखो वो कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो हम कहाँ थे, सेकंड पे, सेकंड से अब हमें कहाँ जाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, तो क्लियरिंग मेंबर यहाँ पे क्या करता है, जो भी डिटेल्स हैं उन सभी को लेने के बाद यहाँ पे जो है उन्हें डाउनलोड कर लेता है। फोर्थ इंस्ट्रक्शन है हमारी, इंस्ट्रक्शंस टू क्लियरिंग बैंक टू मेक फंड अवेलेबल इन पे इन टाइम, यानी कि फोर्थ अगर हम देखें तो हम फोर्थ कहाँ जा रहे हैं, क्लियरिंग बैंक के पास जा रहे हैं। पहले से इरेज करते हैं, फोर्थ कहाँ जा रहे हैं हम, क्लियरिंग बैंक के पास जा रहे हैं। यानी कि अब जो भी हमारी कन्फर्मेशन, जो भी हमारी डिटेल्स आई हैं उसमें हमारी ऑब्लिगेशंस भी आई और हमारा पे इन भी आया। तो अब पे इन आया तो हम क्लियरिंग बैंक को तो बताएंगे ना, भाई मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, मुझे ट्रेडिंग परफॉर्म करनी है। तो हम यहाँ पे क्लियरिंग बैंक को भी बता देते हैं कि अब जब ट्रेडिंग होगी तो यहाँ पे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप टाइम पे अपना पैसा जो है, यानी कि पे इन टाइम पर क्या रखना, पैसे को तैयार रखना, क्योंकि पे इन टाइम पर अगर आप पैसा तैयार रखोगे तभी आगे की जो क्या बोलते हैं ट्रेड है वो आगे परफॉर्म होगी। फिफ्थ दिया है, इंस्ट्रक्शन टू डिपॉजिटरी टू मेक सिक्योरिटी अवेलेबल इन पे इन टाइम, यानी कि एक इन्वेस्टर होगा जिसे पैसा देना होगा, एक इन्वेस्टर होगा जिसे डिपॉजिट सिक्योरिटीज़ देनी होंगी। तो डिपॉजिटरी वाले को क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज़ तैयार रखनी पड़ेंगी, और बैंक को क्या करना पड़ेगा, अपना पैसा यहाँ पे तैयार रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले एनएससी से इन्फॉर्मेशन आई एनएससीसीएल के पास, एनएससीसीएल ने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी कस्टोडियन और क्लियरिंग मेंबर के पास। क्लियरिंग मेंबर ने क्लियरिंग बैंक को बोला कि पैसा तैयार रखना है ना, और डिपॉजिटरी को बोला कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ तैयार रखना, ताकि ये आपको पैसा दे, अरे यार ये क्या हो गया, ताकि ये आपको पैसा दे और ये आपको सिक्योरिटीज़ इजीली दे सके, कोई भी ट्रेड करते वक्त परेशानी ना हो। तो अब ये हमें समझ में आया। अब देखो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दिया है, यहाँ पे आ जाते हैं। 6 पॉइंट से हम नहीं 7, हाँ 6 पे थे हम, इसे रेज करते हैं, ठीक है। देखो 6 पॉइंट में क्या दिया है, पे इन ऑफ सिक्योरिटी एनएससीसीएल एडवाइस डिपॉजिटरी टू डेबिट पूल अमाउंट ऑफ कस्टोडियन क्रेडिट टू द अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 6 पॉइंट में हम अपनी पे इन ऑफ सिक्योरिटीज़ करते हैं, यानी कि अपनी सिक्योरिटीज़ को पे इन करते हो। पे इन यानी कि आपको पैसा कब मिलेगा, यानी कि जब आप सिक्योरिटीज़ दोगे, तो पे इन ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है। 7th में आपका पे इन ऑफ फंड होता है, यानी कि आप फंड देते हो और सिक्योरिटीज़ लेते हो। अब 8th में क्या दिया है, पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज़। अच्छा, तो पे आउट में क्या होता है, पे आउट अब अपनी सिक्योरिटीज़ को कब दोगे, जब आपको पैसा मिलेगा। तो पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज़ में आपको सिक्योरिटीज़ देनी होती हैं और पैसा मिलता है। और 9th में क्या है, पे आउट ऑफ फंड्स, यानी कि आप पैसा दोगे और सिक्योरिटीज़ मिलेंगी। 10th हमारा लास्ट पॉइंट है, डिपॉजिटरी इन्फॉर्म कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर थ्रू डीपीज, यानी कि जो हमारी डिपॉजिटरी है 10th अगर हम देखें तो डिपॉजिटरी क्या कर रही है, वापस से कस्टोडियन के पास में आ रही है। तो जो डिपॉजिटरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन कस्टोडियन और क्लियरिंग मेंबर को बता देते कि हाँ ट्रेड परफॉर्म हो गई, सेटलमेंट भी हो गई, पैसा भी ले दे लिया, सिक्योरिटी भी मिल गई। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डिपॉजिटरी यहाँ पे इन्फॉर्म कर देती है कस्टोडियन को। और लास्ट पॉइंट है कस्टोडियन बैंक क्लियरिंग बैंक इन्फॉर्म कस्टोडियन क्लियरिंग मेंबर्स, यानी कि अब डिपॉजिटरी ने तो बता दिया कि हाँ सिक्योरिटी दे दी, इसी तरह से क्लियरिंग बैंक भी क्या है, कस्टोडियन को बता देता है कि हाँ हमने पैसा भी दे दिया और ट्रेड भी परफॉर्म हो गई। अब इस सबको कर लेते हैं हम इरेज, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ेगा। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या बोल रखा है हमें, व्हाट इज अ सेटलमेंट साइकिल। तो अभी सेटलमेंट साइकिल क्या होती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेटलमेंट साइकिल फॉर सिक्योरिटीज इन डीमेटेरियलाइज एंड फिजिकल मोड इज एक्सप्लेन्ड बिलो। द ट्रेड एग्जीक्यूटेड ईच ट्रेडिंग डे are considered as a trading period and trade executed during the day are settled based on the net obligation for the day. At NSE, trade and rolling settlement are settled at T+2 basis, that is on the second working day. Typically trades taking place on Monday are settled on Wednesday, Tuesday trades settled on Thursday and so on. A tabular representation of the settlement cycle, मैं सेटलिंग बोल रही हूँ, सेटलमेंट साइकिल फॉर रोलिंग सेटलमेंट इज गिवन बिलो। तो देखो यहाँ पे हमारी जो नॉर्मल मार्केट है उसमें क्या होता है कि जो भी हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है वो हमारी क्या कंसीडर की जाती है, ट्रेडिंग पीरियड में यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूट होती है। दूसरी चीज़ जब वो सेटल होती है तो वो T+2 टाइम का क्या लेती है, टाइम लेती है, T+2 डेज़ का टाइम लेती है, यानी कि यहाँ पे उसे रोलिंग सेटलमेंट भी हम कहते हैं। यानी कि सेटल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन और। 1 मिनट, पेन क्यों नहीं आ रहा है मेरा, ठीक है आ गया। तो T+2 का क्या लगता है, टाइम लगता है, यानी कि T जिस दिन हमने ट्रेड करी और उसके 2 दिन
तक हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे देखो T+2 बेसिस में क्या होता है, जैसे कि अगर हमने मंडे को कोई ट्रेड करी तो मंडे की ट्रेड हो गई प्लस में 2 दिन यानी कि ट्यूसडे वेनसडे, तो वेनसडे की आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। अगर आपने ट्यूसडे को कोई ट्रेड करी है तो ट्यूसडे प्लस में 2 दिन और यानी कि ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, यानी कि थर्सडे को आपकी ट्रेड सेटल हो जाएगी। अगर वेनसडे को करी है तो वेनसडे और थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन और यानी कि फ्राइडे को आपकी क्या हो जाएगी, सेटलमेंट हो जाएगी। तो इसी तरह से सो ऑन। अरे ये रेजर क्यों नहीं आ रही है। हाँ, तो इसी तरीके से आपकी जो ट्रेडिंग है वो परफॉर्म होती रहती है नॉर्मल मार्केट में T+2 के हिसाब से। तो ये हमारी टेबुलर फॉर्म में दे रखी है। ट्रेडिंग क्या है, रोलिंग सेटलमेंट ट्रेडिंग, तो T और फिर क्लियरिंग। अब देखो ये T+2 का टाइम लगता क्यों, कि 2 दिन लेट ही क्यों करना, जब देना ही है तो दे दो आराम से। तो देखो ये ऐसा होता क्यों है, तो देखो सेटलमेंट साइकिल होती है कि किस तरह से सेटल किया जाता है। तो देखो क्या दिया इसमें, पहला ट्रेडिंग जब हो जाएगी तो T देर में हो जाएगी, जिस दिन का आपने ट्रेडिंग करी तो वो दिन। दूसरा क्लियरिंग कैसे होगी, कस्टोडियल कन्फर्मेशन देगा, डिलीवरी होगी। अरे कहाँ चले गए, कस्टोडियल जब तक कंफर्म नहीं करेगा, तो कस्टोडियल अगर कंफर्म नहीं करेगा तो ट्रेड आगे होगी नहीं, तो उसमें T+1 डे का टाइम लगता है। और डिलीवरी जनरेशन यानी कि डिलीवरी भी तो करनी पड़ती है ना सिक्योरिटीज़ की इधर से उधर, तो उसमें T+1 दिन का जो ट्रेडिंग डे है वो और 1 दिन का और टाइम लगता है। सेटलमेंट में क्या होता है, जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ का फंड पे इन है वो देखा जाता है, जो भी आपके सिक्योरिटीज़ का फंड पे आउट है वो भी देखा जाता है। और वैल्यूएशन और शॉर्टेज बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस, यानी कि वैल्यूएशन कितनी है आपकी जो सिक्योरिटीज़ है शॉर्टेज बेस्ड, तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करी जाती है। तो ट्रेड जब होगी तो T डे पे, फिर जब आपकी कंफर्मेशन और जनरेशन है डिलीवरी की तो वो 1 दिन और ले लेगी, और जो पे इन पे आउट और जो भी वैल्यूएशन है वो सब चेक करने में 2 दिन का टाइम और लगता है। तो T+2 डेज का टाइम लग गया ना। तो इस तरह से यहाँ पे सेटलमेंट होती है नॉर्मल मार्केट में। अब देखो दूसरी क्या है यहाँ पे, पोस्ट सेटलमेंट। तो अब इसमें पोस्ट सेटलमेंट क्या आता है देख रहा है, तो पोस्ट सेटलमेंट में कि ऑक्शन, तो ऑक्शन यहाँ पे T+2 दिन के बाद में होता है। ऑक्शन की सेटलमेंट यहाँ पे जो ट्रेडिंग डे है वो और 3 दिन के बाद और टाइम लगता है। बैड डिलीवरी यानी कि अगर आपकी डिलीवरी सिक्योरिटीज़ की लेट हो रही है, बैड हो रही है, तो T जो आपकी ट्रेडिंग डे है वो और 4 दिन और टाइम लेगा। रीसर्टिफाइड बैड डिलीवरी पे इन एंड पे आउट डे, यानी कि अगर आपकी बैड डिलीवरी और उसने रीसर्टिफाई कर दिया कि पे इन और पे आउट डे से रिलेटेड, तो आपका ट्रेडिंग टाइम प्लस में 6 दिन और लगेंगे। अब री बैड डिलीवरी रिपोर्टिंग एंड पिकिंग अप, यानी कि अब आपने सिक्योरिटी का देखा कि अरे ये तो बहुत ख़राब आई है और आप उसे वापस से मतलब आप तो लेट आई है ना, और ऊपर से क्या ही बैड डिलीवरी है, तो आप उसे जब वापस री बैड डिलीवरी रिपोर्ट करोगे तो जो ट्रेड है वो और 8 दिन का टाइम और लगेगा। अब क्लोज आउट ऑफ री बैड डिलीवरी एंड फंड पे इन एंड पे आउट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपने पे इन और पे आउट यहाँ पे जो आपकी बैड डिलीवरीज है उन्हें क्लोज कर रहे हो, तो उसमें कितने का टाइम लगेगा, T+9 डेज का और टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये हमारा नॉर्मल मार्केट में किस तरह से हमारी सिक्योरिटीज़ हम तक पहुँचती है, कितना टाइम लगता है, क्यों लगता है, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। इंटर इंस्टीट्यूशनल डील्स, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। इंटर इंस्टीट्यूशनल डील्स में होता क्या है, सो ट्रेडिंग इन दिस मार्केट सेगमेंट इज अवेलेबल फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ओनली इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट the overall FII limits are not violated. Buying and selling in this segment is restricted to specific clients. Members are required to enter the custodian participant code at the time of the order entry and to ensure that the selling buying restrictions are strictly adhered to. A sell order entered by trading member on behalf of client other than GDR, ADR, FDI, NRI, PIO, FII or buy order entered by the trading member on behalf of client other than GDR, ADR, FDI, NRI, PIO, FII, FI, bank, mutual fund, insurance companies is deemed to be invalid. The member entering the invalid order is further liable for disciplinary actions which may include penalties, penal actions, withdrawal of trading facilities, suspension, etc. Deals executed in these segments are cleared on a T+2 rolling basis. Settlement of all transaction is compulsory in demat mode only. The settlement cycle for this system is given below. तो देखो ये सेटलमेंट साइकिल भी दे रखी है, और ये अब इंटर इंस्टीट्यूशनल डील्स होती क्या है पहले से समझते हैं, उसके बाद हम टेबल को तो समझ ही लेंगे। तो देखो अब ये इंटर इंस्टीट्यूशनल डील्स है क्या, तो देखो इंटर इंस्टीट्यूशनल डील्स में क्या होता है, देखो इसमें क्या बोला है यहाँ ध्यान दें, अगर हम
ट्रेडिंग इन दिस मार्केट सेगमेंट इज अवेलेबल फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग इंटर इंस्टीट्यूशनल डील्स में होती है। तो ये किसके लिए अवेलेबल होता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ओनली। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी FII की लिमिट्स वायलेट नहीं होनी चाहिए। अबे FII की लिमिट्स क्या है वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। देखो, बाइंग एंड सेलिंग इन दिस सेगमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक क्लाइंट्स, यानी कि जो भी आप ट्रेड्स बाय या सेल कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स के लिए ये जो बाइंग और सेलिंग है वो क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी कि वो कुछ स्पेसिफिक लोग यहाँ पे बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते। और जो भी मेंबर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो दे आर रिक्वायर्ड टू एंटर कस्टोडियन पार्टिसिपेंट कोड, यानी कि जो कस्टोडियन पार्टिसिपेंट कोड है उन्हें वो कोड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एंटर करना पड़ेगा, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग जो है वो आगे परफॉर्म कर सके। अदरवाइज अगर वो कोड नहीं डाल पाए तो वो बाइंग और सेलिंग नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या दी है? अ सेल ऑर्डर एंटर्ड बाय ट्रेडिंग मेंबर ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, यानी कि अगर कोई यहाँ पे सेल ऑर्डर दे रहा है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, तो वो GDR, ADR, EDI, NRI, PIO और FII नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो कुछ नाम मैंने लिए, GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी है ना, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी कि ये सारे लोग वो नहीं होने चाहिए अगर यहाँ पे क्लाइंट के बिहाफ पे कोई यहाँ पे क्या देना है, सेल ऑर्डर दे रहा है। तो अगर आपको सेल ऑर्डर देना है तो या तो वो क्लाइंट दे सकता है या फिर क्लाइंट के बिहाफ पे कोई भी इंसान दे सकता है, लेकिन वो ये लोग नहीं हो सकते, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। और अगर हमें कोई बाय ऑर्डर भी देना है तब भी यहाँ पे अगर हम क्लाइंट दे रहा है बाय ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन अगर क्लाइंट के बिहाफ पे, क्लाइंट की जगह पे कोई और ऑर्डर देने आ रहा है तो फिर से GDR, ADR, FDI, NRI, PIO, FII, FI, बैंक और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, ये सब यहाँ पे बाय ऑर्डर यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, द मेंबर एंटरिंग द इनवैलिड ऑर्डर इज फॉर द लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी कि अगर कोई मेंबर क्या है यहाँ पे इनवैलिड ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस कर रहा है तो फिर क्या होगा, उसमें यहाँ पे केस चलता है और उसे पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है कि आप फालतू में यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे थे और यहाँ पे कोई भी काम की चीज़ आपने नहीं करी। अब देखो क्या दिया है, जो हमारी डील होती हैं, जो हमारे इंटर इंस्टीट्यूशनल डील्स होती हैं वो भी हमारे T+2 रोलिंग बेसिस पे ही चलती हैं, यानी कि ट्रेड डे और ट्रेड डे के बाद 2 दिन के बाद हमारी जो डील है वो सेटल हो जाएगी। तो ये भी T+2 के बेसिस पे चलती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रेडिंग यानी कि रोलिंग सेटलमेंट का जो हमारा ट्रेड वाला दिन है वो, क्लियरिंग जो होती है कस्टोडियन कंफर्म करेगा, और डिलीवरी जनरेशन तो ये हमारे T+1 वर्किंग डे में हो जाती है। सेटलमेंट जो है हमारी, यानी कि सेटल करने के लिए जो चीज़ें थी जैसे कि सिक्योरिटी पे इन, पे आउट और शॉर्टेज, तो ये सब T+2 डेज में कंप्लीट हो जाता है। अब जो पोस्ट सेटलमेंट है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ रखा है ये सारी चीज़ें, टेबल 1 में ही पढ़ ली थी, जो 2 टेबल हमने पढ़ी थी। तो पोस्ट सेटलमेंट में हमारे टोटल डेज कितना लगता है, T+9 डे का टाइम लगता है। उसके बाद हमारी जो पूरी सेटलमेंट है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। अब देखो जो हमारा थोड़ा सा लास्ट का पढ़ लेते हैं, हाउ आर सिक्योरिटीज़ एंड फंड सेटल्ड। तो सिक्योरिटीज़ और फंड किस तरह से सेटल किए जाते हैं, तो सेटलमेंट इज डन फ्रॉम 2 एस्पेक्ट्स, सिक्योरिटी सेटलमेंट एंड फंड सेटलमेंट, दीज आर डिस्कस्ड बिलो। यानी कि अब देखो सिक्योरिटीज़ यहाँ पे 2 तरीके से सेटल होती है, एक सिक्योरिटी सेटलमेंट होती है और दूसरी फंड सेटलमेंट होती है। तो अब ये सिक्योरिटी सेटलमेंट और फंड सेटलमेंट है क्या, तो वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें इन्होंने टेबुलर फॉर्म में भी बना के दिखा रखी है और नीचे हमें पैराग्राफ में एक्सप्लेन भी कर रखा है। देखो हम पढ़ लेते हैं क्या बोला है, एक मिनट। हमें पहला दिया है व्हाट इज सिक्योरिटी सेटलमेंट, सिक्योरिटी सेटलमेंट क्या होती है, और देखो डायरेक्ट पे आउट टू इन्वेस्टर, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम पर्टेनिंग टू सिक्योरिटी सेटलमेंट, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, व्हाट इज़ फंड सेटलमेंट। तो ये 2 हैं जिसमें से हम क्या करेंगे, आज अपना व्हाट इज़ सिक्योरिटी सेटलमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो क्या है सिक्योरिटी सेटलमेंट, द सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन ऑफ अ मेंबर आर डाउनलोड टू मेंबर कस्टोडियन बाय NSCCL आफ्टर द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे। यानी कि जो भी हमारी सिक्योरिटी सेटलमेंट है, यहाँ पे आप क्या करो, अपनी सिक्योरिटी को सेटल कर रहे हो, यानी कि आपकी सिक्योरिटी जो है, जो आपने खरीदी है, तो उसकी सेटलमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑब्लिगेशंस हैं वो मेंबर को यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ती है NSCCL या फिर जो मेंबर कस्टोडियन है। उसके बाद जैसे ट्रेडिंग डे हमारा खत्म होता है, हमने ट्रेडिंग अपनी खत्म करी, उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड ऑब्लिगेशंस है हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हमें डाउनलोड करनी पड़ती हैं। दूसरी चीज़, मेंबर कस्टोडियन, द मेंबर्स कस्टोडियंस डिलीवर द सिक्योरिटी टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑन द पेइंग डे इन केस ऑफ एनी फिजिकल सेटलमेंट एंड मेक अवेलेबल द रिक्वायर्ड सिक्योरिटी इन द पूल अमाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन केस ऑफ डीमेटेराइज सिक्योरिटी।
यानी कि जो भी मेंबर है वो क्या करता है, कस्टोडियन डिलीवरी द सिक्योरिटी, यानी कि जो भी हमारा कस्टोडियन है वो क्या करता है, जो भी हमारे क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं उन सभी को क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है पे इन डे पे। पे इन डे पे क्या होता है, आपको पैसा मिलता है कब, जब आप सिक्योरिटीज़ डिलीवर करते हो। तो पे इन डे पे आपकी जो कस्टोडियन है वो क्या करती है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन को आपकी सिक्योरिटीज़ डिलीवर कर देती है, क्योंकि पे इन डे पे हम सिक्योरिटीज़ को ही डिलीवर करते हैं ना। तो आपकी क्लियरिंग कॉरपोरेशन को क्या हो जाता है, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ डिलीवर हो जाती हैं, ताकि इन केस कोई भी फिजिकल सेटलमेंट है अगर वो टाइम पे परफॉर्म करनी हो तो इसलिए आपकी सिक्योरिटीज़ पहले ही क्या कर दी जाती हैं, यहाँ पे डिलीवर हो जाती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन केस ऑफ डिमेटलाइज सिक्योरिटी, यानी कि आप देखो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डिपॉजिटरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सिक्योरिटीज़ हैं वो भी आपकी क्या हो जाती हैं, यहाँ पे इजीली ट्रांसफर हो जाती हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब देखो थर्ड में क्या दिया है, member are required to open account with depository participant of both the depositories NSDL and CDSL. Delivering members are required to deliver all document to the clearing corporation in case of physical settlement between 9:30 a.m. to 10:30 a.m. on the settlement day. Receiving member are allotted specific time slot on settlement day to collect the documents from the clearing corporation at Mumbai. In case of dematerialized settlement, the member receive their obligations by 2:30 p.m. on T+1 day. The member need to arrange for the securities as per their obligation and give instructions by 10:30 a.m. on the paying day. तो देखो थर्ड पॉइंट में मैं बोला कि जो हमारा मेंबर है जो ट्रेड कर रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा डिपॉजिटरी के साथ। कौन कौन सी, NSDL और CDSL, ये दोनों ही हमारी डिपॉजिटरी है इंडिया की, और इन दोनों ही डिपॉजिटरी के साथ हमारे मेंबर है उसे अपना अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, फर्दर ट्रेड कर सके। और जो हमारी डिलीवरी है, यानी कि जो भी हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या करता है, हमें डिलीवर कर देता है 9:30 से 10:30 के बीच में। सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में जो भी हमारी डिलीवरी है या जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें डिलीवर हो जाते हैं। और ऑन द सेटलमेंट डे, यानी कि सेटलमेंट जिस दिन होनी होती है, जिस दिन हमारा सिक्योरिटीज़ जो है, ट्रेड जो है सेटल होती है, उस दिन सुबह 9 बजे 9:30 से 10:30 तक हमें डॉक्यूमेंट्स और डिलीवरी हो जाती है। अब देखो क्या दिया है, रिसीविंग मेंबर्स आर अलॉटेड स्पेसिफिक टाइम, यानी कि अब अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें उनकी सिक्योरिटी रिसीव होगी तो उन सभी को उनका एक स्लॉटेड टाइम जो है वो पहले ही बता दिया जाता है। दूसरी चीज़ क्या दी है, इन केस डीमेटरलाइज सिस्टम द मेंबर रिसीव द ऑब्लिगेशन बाय। अब देखो अगर डीमेटरलाइज सिस्टम है यानी कि आपकी सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आपको 2:30 बजे तक भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो आपकी ऑब्लिगेशन है वो रिसीव होती हैं, और T+1 डे पे यहाँ पर आपकी ऑब्लिगेशन जो है वो पूरी तरह से रिसीव हो जाती हैं। द मेंबर नीड टू अरेंज फॉर द सिक्योरिटीज एज पर देयर ऑब्लिगेशन एंड गिव इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो भी हमारा मेंबर है जो क्या कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे अरेंज करता है, वो सारी ऑब्लिगेशंस क्या है, 10:30 बजे तक सुबह पे इन डे पे, यानी कि जिस दिन आप क्या करते हो अपना पैसा दे अपनी सिक्योरिटीज़ देते हो, है ना, तो उस दिन आपको 10:30 बजे तक सारी इन्फॉर्मेशन और डिलीवरी जो है वो मिल जाती है। अब देखो डी पॉइंट में दिया है, इन केस ऑफ NSDL द मेंबर नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू मूव द सिक्योरिटी टू द सेटलमेंट अकाउंट ऑफ NSCCL, whereas in case of CDSL pay-in is done based on the settlement ID through in which members are required to provide the separate balances for each settlement. देखो इसमें क्या बोला है, तो हमारे फोर्थ पॉइंट में हमें बोला है इन केस ऑफ NSDL मेंबर नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जब हम NSDL की बात करते हैं तो NSDL में जो हमारा इन्वेस्टर है, जो भी हमारा मेंबर है, उसे क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं कि उसकी सिक्योरिटीज़ की जो सेटलमेंट है वो NSCCL अकाउंट में कर दी जाए। लेकिन अगर हम बात करें CDSL की, तो यहाँ पर जब पेइन हमारी परफॉर्म हो जाती है, पेइन जब हमारी डन हो जाती है, तो सेटलमेंट ID के थ्रू ही क्या हो जाता है, हमारे जो भी सेपरेट बैलेंसेस फॉर ईच सेटलमेंट, यानी कि जो भी हमारा अकाउंट है उसमें अलग अलग बैलेंसेस जो हैं उन सारी चीज़ों को बैलेंस कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी हमें इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे इस अकाउंट में ये वाली चीज़ कर दो या फिर उस अकाउंट में वो वाली चीज़ कर दो। तो NSDL में हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है और CDSL में हमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है, सेटलमेंट ID के थ्रू ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट दिया है, द मेंबर नीड टू इंश्योर दैट द सेटलमेंट नंबर एंड टाइप आर करेक्टली एंटर टू अवॉइड एनी डिफॉल्ट, यानी कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो जो भी आपका सेटलमेंट नंबर है
और जो आपका टाइप है यानी कि कौन से टाइप की ट्रेड है, वो सारी चीज़ें आपको क्या है सही तरीके से और एकदम करेक्ट ऑर्डर में एंटर करनी है ताकि कोई भी डिफ़ॉल्ट क्रिएट ना हो। तो अब देखो हमारा लास्ट पॉइंट क्या दिया है, Pursuant to SEBI directive, NSCCL has introduced a settlement system for direct delivery of securities to the investor account with effect from April 2, 2001. This facility is known as direct payout to investor, which is explained as below. तो अब देखो ये जो हमारा डायरेक्ट पे आउट टू इन्वेस्टर है, ये है क्या, यानी कि इस पूरे में ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमें पूरा डायरेक्ट पेमेंट टू इन्वेस्टर समझा रखा है। तो सेबी ने क्या किया, NSCCL हैज़ इंट्रोड्यूस अ सेटलमेंट, यानी कि जो एक मिनट में पेन ले लेती हूँ, यहाँ पे क्या है जो NSCCL है उसने यहाँ पे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया एक सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम उसने यहाँ पे इन्वेंट किया या फिर इंट्रोड्यूस किया, जिसमें क्या है डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज़ हो जाती थी, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अकाउंट में जो डिलीवरीज हैं वो क्या है डायरेक्टली हो रही हैं। और ये कब से स्टार्ट हुआ, 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 2001 से, है ना, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो डायरेक्टली उसी अकाउंट में डिलीवर हो जाएंगी। अब ये जो फैसिलिटी है इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, इस फैसिलिटी को बोलते हैं डायरेक्ट पे आउट टू इन्वेस्टर्स, यानी कि डायरेक्ट पे आउट टू इन्वेस्टर्स, यानी कि आपकी सिक्योरिटीज डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को डिलीवर हो जाएंगी। तो अभी डायरेक्ट पे आउट टू इन्वेस्टर्स जो है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उनमें सारे क्लियर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना डायरेक्ट पे आउट टू इन्वेस्टर्स कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो सारा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।